तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जाओ युवान यहाँ पर अपना बैटल जीत चुका था और साथ में इसने कांगजुआन सेक्ट को सेलेक्ट कर लिया था। अब आगे इधर सीन शिफ्ट होता है और जाओ रॉयल पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जाओ किंग बैठे हुए थे और इनके बगल में किन्यू भी थी और नीचे में यानी जो सीट्स रहती हैं वहाँ पे वे किंग, वे कांगलान, ब्लैक वैनम किंग, ये सभी लोग बैठे हुए थे। और जाओ किंग के हाथों में फिलहाल एक गोल्डन स्लिप ऑफ पेपर था, क्योंकि ये थोड़ा टेंशन में इसलिए थे क्योंकि कांगजुआन सेक्ट से किसी ने भेजा था और कांगजुआन सेक्ट ये पूरे कांगजुआन हेवन में काफ़ी बड़ा नाम था। इनका यही मानना था कि क्या कोई गलती हो गई है क्या, क्योंकि कांगजुआन सेक्ट के सामने ये लोग चीटी हैं। पर जाओ किंग इसके पढ़ने के बाद इनको समझाते हैं कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है और बताते हैं कि बेसिकली जाओ युवान कांगजुआन सेक्ट में सेलेक्ट हो गया है। अब ये सुन करके जनरल कांगलांग भी काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि जब ये जाओ युवान से मिले थे तभी इन्हें लगा था ये लड़का अलग है। और समय के साथ वैसे भी जाओ युवान का नाम फेमस हो चुका था कि वो हेवेंस गेट के लेवल पे होते हुए भी वो युवान को हरा चुका है। ब्लैक वेनम किंग जो कि पहले प्रिंस युवान को दुश्मन मानता था, अब वो भी कहता है कि वो सच में उनके पास ड्रैगन ब्लेसिंग्स हैं। फिलहाल ये लोग इस मैटर्स को छोड़ के अलग बातें करने लगते हैं, जैसे कि ब्लैक वेनम किंग ये उन पपेट्स के बारे में बताते हैं कि फिलहाल इन लोगों ने जो 5 पपेट्स हैं अल्फा लेवल के उन्हें असेंबल कर लिया है और 100 से ज़्यादा हेवेंस गेट के पपेट्स अब इनके पास है। फिलहाल इनका डिस्कशन होता है और बाकी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। बस यहाँ पर जाओ किंग और किन्यू ही रहते हैं। अब इनके जाने के बाद जाओ किंग कहते हैं पता नहीं कब युवानेर वापस लौटेगा। किन्यू भी काफ़ी निराश थी कि इनका बेटा लंबा समय हो चुका है, शायद 2-3 साल बीत चुके हैं, वो अभी तक वापस नहीं आया। और सबसे बड़ा खतरा वो किंग वू, क्योंकि जाओ किंग को पता था कि वो बंदा डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज में पहुंचने वाला है या मे भी पहुंच चुका है। पर इन्हें अपने बेटे पे भी काफ़ी भरोसा था कि जब वो वापस लौटेगा तो वो एम्पायर को भी हिला के रख देगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और आसमान में बादलों के बीच में एक शैडो को दिखाया जाता है और ये काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। बेसिकली ये एक जायंट बोट था और इस बोट को स्काई ब्रेकर शटल कहा जाता है। और इस बोट पर कुछ फ्लावर्स के पैटर्न बने हुए थे, यानी कि ये जो 6 सेक्ट्स में से एक था फ्लावर सेक्ट, ये उनका था। लेकिन इसमें बाकी भी सेक्ट के लोग बैठे हुए थे, जैसे कि पीछे में मोवूजी और इनके पीछे में प्रिंस युवान, याओ याओ और बाकी लोग। वैसे किसी और साइड में टियांगजुआन वगैरह। और यहाँ पर जायो टियांगसुन ये काफ़ी अच्छे से रहता है, इसे मालूम था कि अब मैटर्स बढ़ा के मतलब नहीं है। इस दौरान मोवूजी सेंगजोउ कॉन्टिनेंट के बारे में बता रहे थे, जो कि कांगजुआन हेवन का एक पार्ट है पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इसी जगह पे जो ये 6 सेक्ट्स हैं वो स्थापित किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जेनेसिस की भी औरा जो है वो बाकी जगह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और मुवुजी भी बताते हैं कि कांगजुआन सेक्ट पहुँचने के बाद जो नए डिसाइपल्स हैं उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग का समय मिलेगा। इसके बाद पीक सेरेमनी चालू होगी, यानी कि ये भी एक टेस्ट रहेगा और इसे जो पास कर जाएगा वही 7 पीक्स में एंटर कर सकता है और फॉर्मली कांगजुआन सेक्ट का डिसाइपल बन सकता है। क्योंकि इधर से बस ये लोग आ रहे हैं, बाकी भी कई जगह से इन्होंने डिसाइपल्स को सेलेक्ट किया है। और बड़ी बात ये थी कि इनमें से आधे से ज़्यादा एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी जो भी पीक पे नहीं पहुंचेगा उसका रास्ता खत्म है। तो देखो बेसिकली कैसा है, टियानुवान वर्ल्ड को 9 भागों में डिवाइड किया गया। अब इन 9 भागों में से एक है अपना कांगजुआन हेवन, और कांगजुआन हेवन को भी कई भागों में बांटा गया है। अब जहाँ पे अपना प्रिंस युवान रहता है उसे कांगमांग कॉन्टिनेंट कहा जाता है। वैसे एक कॉन्टिनेंट है सेंगजोउ कॉन्टिनेंट करके, जो कि कांगमांग कॉन्टिनेंट से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब वहाँ से जो डिसाइपल्स आएंगे वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। अब इधर मुवुजी कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि जब तुम कांगजुआन सेक्ट पहुँचोगे तो जो नए डिसाइपल्स आएंगे, जैसे कि तुम लोग और बाकी लोग भी, इन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, फर्स्ट क्लास डिसाइपल, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। अब प्रिंस युवान भी पूछता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब ये बताते हैं कि जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल रहेगा एक तरह से उसको कुछ सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, जेनेसिस की अच्छा मिलेगा जहाँ पे वो कल्टीवेट कर सके, और उन्हें ग्रेड 5 का जेनेसिस फूड भी खाने को मिलेगा, फिर टेम्परिंग कॉर्न, बाकी भी चीज़ें। युवान तो एकदम हैरान था, यार ग्रेड 5 का जेनेसिस फूड, क्योंकि इसका जो जाओ एम्पायर है उसमें ग्रेड 4 का भी फूड काफ़ी रेयर माना जाता है। नॉर्मली अपने घर पे ग्रेड 2 का फूड खाता था। पर वो उसे स्माइल करते, मतलब जो भी लोगों को ये लेके जा रहे थे कि तुम लोगों में अगर मैं सभी को मिला लूँ तो तुम्हारे कांगमांग कॉन्टिनेंट से बस याओ याओ ही डिजर्व करती है कि फर्स्ट क्लास में जा सकती है। क्योंकि वो उसे जानते थे यार ये लड़की अलग है, इसका स्पिरिट पावर मिड कॉर्पोरियल स्टेज पे है। और मूवजी प्रिंस युवान से कहते कि तुम्हारे पावर लेवल के हिसाब से तुम थर्ड क्लास के डिसाइपल बन सकते हो।
युवान अब करे तो करे क्या, बस ऐसे ही स्माइल दे देता है। इस दौरान ये कहता है कि वो ओल्ड मिस्टर ने तुम्हें एक टोकन दिया था ना, उसे निकालो। युवान पहले चौंक जाता है, फिर इसे याद आता है कि ये सू यूवे की बात कर रहे हैं, उसके साथ जो ओल्ड मैन थे उनकी बात। उन्होंने भी इसे एक टोकन दिया था। अब युवान इसे निकालता है और इनसे पूछता है इसका क्या करना है। मूजी हंसते हैं कि इसके दम पे तुम फर्स्ट क्लास की जो भी सुविधाएं हैं उसे एंजॉय कर सकते हो। अब युवान भी इनसे पूछता है कि क्या आप उन ओल्ड मैन को जानते हो, क्या वो भी कांगजुआन सेक्ट से हैं। अब मूजी बताते हैं कि वो कांगजुआन सेक्ट से नहीं है, बल्कि वो हुआन यून हेवन से है। युवान और ज्यादा हैरान था, क्योंकि जितने भी 9 हेवन्स हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ह्यूमन रेस का है वो हुआन यून हेवन ही है। अब युवान और सोचता है कि यार फिर सू यूवे ये तो काफी दूर हो गई, पता नहीं कब उससे मिलूंगा। फिलहाल मूजी से समझाते हैं कि कल्टीवेशन पे ध्यान देना। अब इधर फिलहाल ये लोग कांगमांग कॉन्टिनेंट में पहुंच चुके थे और समय था बिछड़ने का, यानी कि किंग यू वगैरह को अपने अपने सेक्ट निकलना था। पर फिर भी ज़ैंगज़ो वगैरह ये लोग इससे मिलने आते हैं प्रिंस युवान से। युवान जब ब्लाइंड स्वॉर्ड से मिलता है तो इन्हें थैंक्स भी बोलता है, क्योंकि इसी की मदद से कहीं ना कहीं ये माउंटेन पीक पर पहुंच पाया था। और ब्लाइंड स्वॉर्ड कहते हैं कि थैंक्स का कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर में हम फाइट करेंगे। युवान भी हंसता है कि कभी भी। निंगजान भी ये सब बातें सुनता है और ये भी बैटल के लिए तैयार था, पर ये कहता है मुझे डाउट है कि मैं तुम्हें कभी हरा भी पाऊंगा। और किंग यू कहती है कि सेंगजो कॉन्टिनेंट में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, उम्मीद है कि तुम वहां पे छिप नहीं जाओगे, मतलब तुम्हारा नाम रहना चाहिए। लुलुओ हंसती है, इसलिए तुम चाहती हो ताकि ये साइन करे और तुम इससे शादी कर सको। अब ये सुनकर कि किंग यू शर्माती तो थी नहीं, ये सीधा कहती है हाँ अगर ये ऐसा कर पाए तो पक्का मैं इसे शादी कर लूंगी। और ये युवान से कहती है कि तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। युवान को समझ में नहीं आ रहा था यार ये बोले क्या। इधर जाओ पान को भी दिखाया जाता है, ये बोल रहा था कि मजे ले लो बेटे, सेक्रेट पैलेस में मैं लौटता हूँ, फिर पैलेस मास्टर को बताता हूँ, देखता हूँ तुम कब तक बचते हो। समय बीतते जाता है और 1 महीने के आसपास का समय निकल चुका था। और इस दौरान प्रिंस युवान कल्टीवेट कर रहा था और इसे फील होता है कि इसके जेनेसिस की में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और युवान बाहर में भी कुछ जेनेसिस की के औरास को फील करता है, जिसका कंसंट्रेशन आज तक इसने जितने भी देखे थे उनसे कहीं ज्यादा था। और अभी भी ये लोग बोट में ही थे, यानी कि ट्रैवल ही कर रहे थे। और इसे लगता है शायद अब जाकर के ये लोग सेंजाओ कॉन्टिनेंट में मे भी एंटर कर चुके हैं। युवान अभी को सोच ही रहा था अपने कमरे में, तभी नॉक नॉक की आवाज आती है और कोई तो आता है। इससे कहता है कि अंकल मू ने बोला है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि अब समय आ चुका है हमें अपने डायरेक्शन में बढ़ने का। ये जो भी बंदा था थोड़ा सा फैटी था और इसका नाम था शेन वानजिन। ये शेन क्लैन का था और कांगमांग कॉन्टिनेंट का ही। और ये शेन वानजिन मानो युवान का एक नौकर टाइप, यानी कि कुछ भी काम रहे युवान का ये करता था। इसे मालूम था कि डायरेक्ट डिसाइपल नहीं बन पाएगा, तो कुछ नए तरीके अपनाते हैं। युवान इसे समझाता भी है पर ये मानता नहीं और ये सीधा कह भी देता है, मतलब घुमाता भी नहीं था कि मैं आज से आपके अंडर में हूँ और आप ही मुझे आगे लेके बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो शेन क्लैन था वो जाओ एम्पायर से बड़ा था, स्ट्रॉन्गर भी था, फिर भी ये बंदा युवान के अंडर में काम करना चाहता था। वानजिन कहता है आप समझोगे नहीं, मुझे आप पे ज्यादा भरोसा है और मेरे जो क्लैन है इनका हर एक क्लैन से अच्छा ही रिलेशन रहता है। हम फ्यूचर को देख कर ही काम करते हैं और शायद आप मेरे एक इन्वेस्टमेंट हो और फ्यूचर में आप काफ़ी सक्सेसफुल हो गए तो मैं भी। और ये अपने पेट को ऐसा सहलाता है और मैं बिजनेस करने में ज़्यादा अच्छा हूँ। फिलहाल ये दोनों आगे बढ़ते हैं और मू उजी से मिलते हैं, जहाँ पर पहले से याओ याओ, जायो टियांगजुन और बाकी लोग बैठे हुए थे। और याओ याओ को देखकर शेन वानजिन ये ग्रीट करता है। लौंडा काफ़ी होशियार था और वानजिन होशियार बंदा था, इसे मालूम था कि याओ याओ को क्या पसंद है, तो मतलब रेड वाइन वगैरह का जुगाड़ इसने कर लिया था। और मू उजी बताते आधा दिन और लगेगा, हम सेंजाओ कॉन्टिनेंट पहुंच जाएंगे। पता नहीं ये लोग कब पहुंचेंगे, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। फिलहाल ये लोग अब अलग हो रहे थे। लुलुओ वगैरह जो कि अपने कल्टीवेशन में थे, बोट में, यानी अलग अलग सबका केबिन था, ये लोग भी इन्हें बाय करने के लिए आते हैं। युवान भी जाने से पहले कहता है कि मेहनत से काम करेंगे और फिर मिलेंगे। और फिलहाल यहाँ से ये लोग कांगजुआन सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। अब बोट से निकलने के बाद 8 दिन और निकल जाते हैं। मुमुजी बताते हैं कि कल हम कांगजुआन सेक्ट पहुंचेंगे। अगले दिन की भी सुबह होती और युवान वगैरह फील करते कि सामने में जो माउंटेन है वहां पर जेनेसिस की और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और आसपास शायद जेनेसिस रून्स के बाउंड्री भी बने हुए थे। और युवान इन्हें फील करके थोड़ा सा ही सही पर फियर तो फील करता है। अब बच्चे पूछते हैं तो सर यही है, यही वो कांगजुआन से? मुझे हंसते हैं, वो सब तो ठीक है, पहले तुम्हें टेस्ट पास करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम यहाँ के डिसाइपल बन सकते हो। और फिलहाल ये इन सभी बच्चों को लेकर वो जो गैदरिंग पॉइंट था जहाँ पे पहले से बाकी डिसाइपल्स भी आए हुए थे, ये उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो उसी यहाँ पर फाइनली नीचे उतरते हैं और कांगजुआन सेक्ट के कोई और होंगे ग्रीन रोब में, वो इनको ग्रीट करते हैं। और ये भी शायद पहले गए हुए थे, कुछ डिसाइपल्स को लेकर के अलग जगह से आ चुके थे। और फिलहाल यहाँ पर
ये याओ याओ और युवान को लेकर किसी और प्लाजा की तरफ बढ़ते हैं, यानी बाकी डिसाइपल्स को छोड़ के। आगे जब बढ़ते हैं तो इन्हें चेन युवान करके कोई मिलता है, यानी कि एक डिसाइपल शायद उनका नाम लेता है। यहाँ पे एक ओल्ड मैन मू थे जो कि मू उजी को देखकर स्माइल करते हैं, और शायद इन्हें देखकर लग रहा था कि कांगमंग कॉन्टिनेंट को ये भी काफी कमजोर मानते हैं। फिलहाल मू उजी चेन युवान से भी मिलते हैं और उसे बताते हैं ये जो 2 डिसाइपल्स हैं ये फर्स्ट क्लास का डिसाइपल है। चेन युवान कहते हैं कि यार आप थोड़ा लेट आए हो, और जो नए डिसाइपल्स का कोटा है वो खत्म हो चुका है, यानी फर्स्ट क्लास का। और चेन युवान कहते हैं क्यों ना मैं इन्हें सेकंड क्लास का कोटा दे दूं। मू उजी भी एकदम एक अलग ही लुक देते हैं कि चेन युवान तुमने फिर से कुछ अलग तो काम नहीं किया, मतलब कोटा जैसे ही बांट दिए अपने हिसाब से। चेन युवान फिर कहते हैं ठीक है ये जो लड़की है इसे मैं फर्स्ट क्लास कोटा दे दूंगा क्योंकि इसका स्पिरिट है उस लेवल पे, लेकिन ये लड़का हाफ अल्फा स्टेज पे है, ये तो सही भी नहीं है, रूल्स के खिलाफ है। वो मुझे ये सुन करके वो जो टोकन था प्रिंस युवान के पास चेन युवान की तरफ उछाल देते हैं। चेन युवान इसके हक्के बक्के उड़ जाते हैं कि इसके पास ये चीज कैसे हो सकता है, इस लेवल का टोकन। अब चेन युवान कहते हैं कि देखो बच्चे, मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास का कोटा तो दे दूंगा, पर वहां पे जो कंपटीशन है अलग लेवल पे है, इंटेंस होगा, और शायद तुम उन लोगों से कम्पीट भी ना कर पाओ तुम्हारे पावर लेवल की वजह से, और वो लोग तुम्हें टारगेट करेंगे। फिर तो मेरी बात मानो और सेकंड क्लास ज्वाइन कर लो, और फ्यूचर में जब तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो तुम्हें मैं फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दूंगा। कैसा सोचते हो? पर युवान भी हंसता है कि मैं मुसीबतों से नहीं डरता हूँ, पर अब ये करे तो करे क्या। चेन युवान को इन दोनों को रजिस्टर करना पड़ता है। फिलहाल ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं, और चेन युवान कहते हैं यार वो लड़का सच में काफी मूर्ख है, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। ठीक है देखते हैं कितने दिन तक तुम फर्स्ट क्लास में टिक पाते हो। उसी बाहर आते हैं, इन दोनों को बताते हैं कि मैं कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बाकी चीजों के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों को यहीं पर 3 महीने रहना है। इनके जाने से पहले युवान इन्हें ग्रीट करता है, और वो उसी भी बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आ सकते हो मेरे से मिलने, मैं ब्लीक स्काई पीक पर कल्टीवेशन करता हूँ। पर जाने से पहले ये सोच रहे थे कि चेन युवान और मेरी जो दोस्ती है वो थोड़ा सही नहीं है, वो पक्का इसे परेशान करेगा। और इन्हें ये बता के जाते हैं कि कई सारे फर्स्ट क्लास का डिसाइपल्स वो तो फाइट हार जाते हैं तो सेकंड वाले अपग्रेड हो जाते हैं। अब इनके जाने के बाद याओ याओ कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, और साथ में यहाँ पे टुनटुन भी था। टुनटुन भी यहाँ पर अपने पंजे मारता है कि टेंशन मत ले, मैं हूं ना। युवान को भी कुछ पुरानी यादें यहाँ पे ताजा हो जाती हैं, क्योंकि 2 साल से ज्यादा हो गए थे जब से ये याओ याओ और टुनटुन के साथ था। और युवान भी कहता देख लेंगे जो भी आएगा। अब ये लोग उस प्लाजा की तरफ लौट जाते हैं जहाँ पर पहले से काफी लोग थे। अभी जो प्लाजा था ये कई भागों में बटा हुआ था, यानी अलग अलग जोन से जो भी डिसाइपल्स आए थे वो अलग अलग प्लाजास पे थे। अब शेन वानजिन तुरंत ही आवाज लगाते हैं कि मैं इधर हूँ, और प्रिंस युवान ये उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। और इस समय कांगमंग कॉन्टिनेंट के लोग थोड़ा इंफीरियर फील कर रहे थे, और वानजिन बताता है कि इस बार जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल्स हैं यानी जिनको टोकन मिला है वो 100 है, यानी कंपटीशन काफी स्ट्रांग होने वाला है, और ज्यादातर अल्फा वर्जन के 3rd लेयर पे है। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन था वानजिन यहाँ पे निकाल चुका था। और ये फिर से कहता है उम्मीद है आप लोग मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे। अब यहाँ पे एक और बंदा था जो कि काफी हैंडसम था, और ये था टियान किंग कॉन्टिनेंट से। इसका नाम था लुओ सॉन्ग, और इसकी नजरें याओ याओ पर टिकी हुई थी। चेहरे पर एक स्माइल था, और ये बताता है मतलब अच्छे से बात कर रहा था कि मैं सेकंड क्लास डिसाइपल हूँ, पर उम्मीद है कि फ्यूचर में मैं फर्स्ट क्लास डिसाइपल बन जाऊंगा। पर लुओ सॉन्ग की बातें सुनकर याओ एकदम इग्नोर मार देती, और ये टुनटुन के साथ खेल रही थी। और युवान भी कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम कांगमंग कॉन्टिनेंट से हैं और हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। फिलहाल ये बातें सुनकर लुओ सॉन्ग के जो फॉलोवर थे, क्योंकि इसका नाम काफी ज्यादा था इसके वाले कॉन्टिनेंट में, उन्हें लगता है कि ये प्रिंस युवान मतलब युवान ये काफी एरोगेंट है और ये गलती कर रहा है। फिर भी ये कहता है कि देखो मेरे भाई, तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्या पता फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या हो जाए। फिलहाल युवान इसे इग्नोर मारता है और याओ याओ से कहता है कि तुम अभी यहाँ पर आई जस्ट, और लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो चुके हैं, तुम्हें लड़का ही रहना चाहिए था। पर याओ याओ कहती नहीं नहीं, अब मैं नहीं बदलने वाली, नहीं तो मेरी तरफ किंग यू जैसी लड़कियां फिर अट्रैक्ट होने लगेंगी, जो कि ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। अब इन दोनों को बातें करता देख लुओ सॉन्ग को और गुस्सा आता है। इधर फिलहाल चेन युवान स्टेज पे आ जाते हैं और सभी को शांत करवाते हैं। चेन युवान के पास यहाँ पर एक बुकलेट था जिसमें कि 148 फर्स्ट क्लास डिसाइपल्स के नाम थे, 1056 सेकंड क्लास डिसाइपल और 9500 थर्ड क्लास डिसाइपल्स। मतलब टोटल यहाँ पर 10,000 नए बच्चे आए थे। अब लुओ सॉन्ग के जो फॉलोअर थे इनकी तारीफ करने लगते हैं कि मतलब आप सच में काफी महान हो, 1056 बंदों के बीच में यानी सेकंड क्लास में आप एंटर कर चुके हो। लुओ सॉन्ग फिर से याओ याओ की तरफ देखता है, पर वो देखती ही नहीं इसकी तरफ, और ये कहता है यार ये लड़की सच में काफी एरोगेंट है, पर ये है भी वैसी। और ये सोचता है यार ये क्वासी लेवल का बंदा इस लड़के के साथ कैसे हो सकता है, कोई नहीं, फ्यूचर में मैं इस लड़की को जीत लूंगा। अब चेन युवान ये बताते हैं कि अब मैं फर्स्ट क्लास डिसाइपल्स के नाम को अनाउंस करने वाला हूँ।
और जिनके नाम बुलाऊंगा उन्हें आकर के टोकन्स लेने हैं। अब ये नाम लेना शुरू करते हैं कि सेंगजोउ कॉन्टिनेंट से लू फेंग। ये जो बंदा था लू फेंग, ये भी काफी फेमस था और दिखने में भी हैंडसम, और युवान भी इससे एक डेंजरस ऑरा फील करता है। लू सोंग फिर से अपनी तारीफ करता है कि मैं इस लू फेंग से बात कर चुका हूँ, क्योंकि लोगों का ये मानना था लू फेंग नॉर्मल लोगों से या किसी से भी जल्दी बात नहीं करता। ऐसे करके सेंगजोउ कॉन्टिनेंट के दूसरे बंदे का नाम आता है फर्स्ट क्लास में गु होंगी। ये एक लेडी थी, दिखने में काफी सेक्सी थी, और शायद इसका कांगजुआन सेक्ट में कोई काम करने वाले इंसान थे, यानी एल्डर वगैरह, उनसे रिलेशन था। समय बीतते जाता है और कांगमांग कॉन्टिनेंट से अब नाम आता है याओ याओ का। और जब इसका नाम आता है और ये आगे बढ़ती है तो लू सोंग को समझ में नहीं आता, यार ये लड़की कैसे हो सकती है फर्स्ट क्लास में। और जो भी थे इस लड़की की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि मानो ये अप्सरा हो। गु होंगी जो कि खुद काफी सुंदर थी, वो भी याओ याओ की तरफ देखने लगती है, और सभी पूछ रहे थे यार ये कौन है इतनी सुंदर। और कांगमांग कॉन्टिनेंट, इसका तो नाम बहुत सारे लोग नहीं सुने रहते, क्योंकि कांगमांग कॉन्टिनेंट काफी नीचे में आता था, और लोग ये भी चर्चे करते हैं यार इसके पास जेनेसिस की नहीं है, शायद इसका स्पिरिचुअल होना ज्यादा होगा। अब अगले नाम आता है ज़ाओ युआन, और जब प्रिंस युआन आगे बढ़ता है तो लुओ सोंग इसके तो हक्के बक्के उड़ जाते हैं। लोग बस यही सोच रहे थे कि क्वासी अल्फा लेवल का बंदा ये कैसे फर्स्ट क्लास का टोकन हासिल कर सकता है, अगर ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं। मतलब चारों तरफ ये प्रश्न ऐसा फैलने लगता है, बुनबुनाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। अभी जो लड़का था लू फेंग, ये भी एक नजर ज़ाओ युआन की तरफ देखता है, फिर हटा लेता है। चेन युआन ये सब देख के खुश था कि अब इस युआन को समझ में आएगा, मैंने इसको समझाया था। लोगों को बाद में पता चल जाता है, चेन युआन बताते हैं कि इसे टोकन मिला था किसी हाईली पावरफुल इंसान के थ्रू, इसीलिए इसे फर्स्ट क्लास का टोकन दिया गया है। गु होंगी भी पहले इसे भी लगा था यार ये लड़का क्या है, पर इसे भी अब सच्चाई पता चल चुकी थी। अब लुओ सोंग एक फेक स्माइल देता है कि युआन मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा इतना सॉलिड रिलेशन है, पर कोई नहीं, तुम हार जाओगे, और कोई भी परेशानी हो तो मुझे फ्यूचर में कांटेक्ट कर सकते हो। याओ उसकी तरफ देखती है और सीधा बोलती है निकल यहाँ से, मतलब प्यार से ही बोलती है पर कोल्ड लुक देके, क्योंकि इससे अब ये लड़का बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और चेन युआन सबको समझाते हैं कि फर्स्ट क्लास डिसाइपल ये बदल सकता है, तुम्हारी कैपेबिलिटी के ऊपर है, और सही रास्ता है ट्रेनिंग हार्ड करो। और ये बातें करते करते युआन यानी कि चेन युआन पेंस युआन की तरफ देखता है, और चेन युआन बताते हैं कि 3 महीने तुम लोग यहीं पे ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद पीक सेलेक्शन सेरेमनी होगा, यानी कि वो टेस्ट होगा, और जो टेस्ट पास करेगा, जो 7 पीक्स मैंने बताए हैं, उनके तुम डिसाइपल्स बन सकते, यानी कि 7 माउंटेन पे अलग अलग एल्डर्स रहते होंगे या जो भी। और यहाँ पे एक जेनेसिस माउंटेन था जहाँ पे ये बच्चे ट्रेनिंग करने वाले थे। और चेन युआन मतलब वहाँ पे जो शायद कल्टीवेशन के रूल्स थे कि 30 जेनेसिस जेड नए डिसाइपल्स को दिया गया था, उनके कमरे में रख दिया गया था। युआन और याओ याओ ये उस तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पर इनका शायद रूम था। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्लास के डिसाइपल्स थे तो इनका ट्रीटमेंट भी अलग था, और सेन वानजिन इसे 3rd क्लास का डिसाइपल फिलहाल बनाया गया था। और ये कमरे में एंटर करता है जहां पर इसे जेनेसिस जेड पीस देखने को मिलते हैं। अब इसका जो घर था इसमें 2 फ्लोर थे, और बगल वाला इसके जो घर था वो वहां पर गु होंगी थी। और जब दोनों की नजरें मिलती है तो होंगी को अच्छा नहीं लगता है कि यार ये लड़का कैसे यहाँ पे आ गया। युआन अपने घर में था, तभी यहाँ पर नॉक नॉक की आवाज आती है और याओ याओ आ जाती है, और इस जगह को देखने लगती है, बालकनी को देखती है जहाँ पे धूप आ रहा था, और ये काफी खुश थी। युआन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब याओ याओ कहती है मेरा घर सही नहीं है, ये ज्यादा सही दिख रहा है, और ये सीधा कहती है कि मैं 2nd फ्लोर पे रहूंगी, तुम 1st फ्लोर पे। युआन चौंक जाता है कि यार हम साथ में कैसे रहेंगे। याओ याओ बोलती उसका टेंशन मत लो, और वैसे भी मैं क्योंकि कल्टीवेट नहीं करती हूँ तो तुम्हारा जेनेसिस की मैं यूज नहीं कर पाऊंगी। युआन कहता है अरे मेरा वो मतलब नहीं है। याओ याओ कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। अब इस समय टुनटुन भी भौंकने लगता है। युआन कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर सीन शिफ्ट होता है और किसी आउटर माउंटेन पर एक घर था जहां पर चेन युआन बैठे हुए थे और चाय की चुस्की ले रहे थे, और इनके सामने में यंग मैन बैठा हुआ था जो कि इन्हें टीचर कह रहा था, और इनसे कहता है कि आपने बोला था कि मुझे 1st क्लास का कोटा मिलेगा। इसके आवाज में एक दर्द था, और ये बताते हैं यानी चेन युआन कि यार ये मुंह उसी की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, ये तो तुम्हें 1st क्लास का कोटा मिल गया होता। और इस लड़के का नाम हान शान था, और चेन युआन इसे समझाते हैं कि वैसे भी तुम अल्फा स्टेज के 2nd लेयर पे हो, और वही युआन अभी अल्फा स्टेज पे भी नहीं पहुंचा, तो तुम उसे चैलेंज करके 1st क्लास का कोटा हासिल कर सकते हो, और कल का दिन सही रहेगा क्योंकि वो लौंडा भी आराम कर चुका है, और अगर तुम इतने सारे लोगों के सामने उसे हराओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी जो आउटर माउंटेन्स थे, यहाँ पर और भी कई सारे माउंटेन्स थे, यहाँ पे 2 एल्डर्स को दिखाया जाता है, पर यहाँ का जो मेन था वो चेन युआन ही था। फिलहाल धीरे धीरे रात का समय हो चुका था, और फिलहाल यहाँ पर 2 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम वे वो और दूसरे का नाम जू एओ था, और ये दोनों 1st क्लास डिसाइपल्स थे। लुओ सोंग का इनसे डिस्कशन चल रहा था जो कि अभी इन्हें फॉलो करने को तैयार था। ये डिस्कस ये कर रहे थे कि सेंजो कॉन्टिनेंट वाले थोड़े ज़्यादा एरोगेंट है,
तो हमें टीम बना के रहना पड़ेगा। और ये भी डिस्कस करते हैं कि कांगमन कॉन्टिनेंट से भी इस बार 2 फर्स्ट क्लास डिसाइपल्स हैं। लुओ सॉन्ग कहता है हाँ उसमें से एक तो उसकी बैकडोर एंट्री हुई, और वेवो बताता है लेकिन मुझे पता चला है कि हानशान कल उसे चैलेंज करने वाला है, क्योंकि वो हानशान भी सेंजो कॉन्टिनेंट का है और वो काफी पावरफुल है। अब ये सुनकर के लुओ सॉन्ग को काफी खुशी मिलती है कि अब मजा आएगा उस लड़के को। इधर धीरे धीरे समय बीतता है और अगले दिन की सुबह होती है। ज़ाओ युआन भी सुबह सुबह अपने दरवाजे को खोलता है। अब याओ याओ भी इसके साथ बाहर आती है। तभी इस दौरान कई सारे लोग इनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। इनमें से एक शेन वानजिन भी था। बहुत सारे लोगों को ये लगता है यार मतलब ये शायद युआन की गर्लफ्रेंड है, हालांकि ये गलत समझ रहे थे। याओ याओ समझती है पर इन्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करती है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। फिलहाल युआन वानजिन से पूछता है कि मैटर क्या है, तुम इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो। वानजिन अब इसे पूरा मैटर बताता है कि एक अल्फा लेयर का बंदा जो कि सेंजो कॉन्टिनेंट का है आपसे फाइट करने वाला है। अब दूर में जो घर था गु होंगी का, वो भी इस सीन को देखती है और इसकी भी आंखें चमक उठती है कि अब मजा आएगा इसे। युआन कहता है कोई बात नहीं, चलो हम जेनेसिस माउंटेन की तरफ चलते हैं। युआन वगैरह पे पहुंचते हैं और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल ऑरा थी इन सभी चीज़ों को फिल करके, और जो कर्व वगैरह बने हुए थे बेहतरीन थे, और 20 से ज़्यादा जेनेसिस बाउंड्रीज बनी थी। इवन याओ याओ भी तारीफ करने से पीछे नहीं हटती है। इसके हिसाब से जो भी यहाँ पर स्पिरिट लेवल का कल्टीवेटर है जिसने ये बनाया होगा वो मिनिमम परफेक्ट मटेरियल स्टेज पे होगा। वानजिन इनके साथ था और काफी गुस्से में था कि सभी लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। युआन हंस रहा था कि टेंशन मत लो, धीरे धीरे सभी शांत हो जाएंगे। अब जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल्स थे इनके लिए थोड़ा ऊपर का जगह था जहां पर जेनेसिस की ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में था, तो फिलहाल इन्हें सेन वानजिन को पीछे छोड़ना पड़ता है। अब युआन यहाँ पर ऊपर जाकर के एक मैट पर बैठ जाता है और अपना कल्टीवेशन शुरू करने वाला था। आसपास इसे हेवनली जेनेसिस फ्लावर भी देखने को मिलता है जो कि शायद मदद करता है जेनेसिस की को एब्जॉर्ब करने में। और यहाँ पर सबसे ऊपर में चेन युआन बैठे हुए थे और सभी बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे, और इनकी नज़र फिलहाल युआन पे फोकस होती है। और ये कहते भी हैं कि क्योंकि सभी लोग आ चुके हैं तो हम जेनेसिस माउंटेन को एक्टिवेट करेंगे और तुम लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। और तभी अचानक से एक शार्प वॉइस आती है और ये था हानशान। जैसा कि सभी को यहाँ पर पता ही था कि पक्का ये युआन को चैलेंज करने आया। युआन को भी फर्क नहीं पड़ता। चेन युआन तो एक्टिंग कर रहे थे कि हानशान क्या बात है। हानशान इन्हें ग्रीट करता है और पूरी अच्छे से एक्टिंग करता है कि मैं सीनियर ब्रदर ज़ाओ युआन को चैलेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो वर्दी नहीं है फर्स्ट क्लास डिसाइपल बनने के लिए। बाकी लोग देख रहे थे जैसे कि लुओ सॉन्ग वगैरह, और ये काफ़ी एक्साइटेड थे। कुछ लोगों को मजा भी आ रहा था कि अब आएगा युआन को मजा। वानजिन जो था उसे गुस्सा आ रहा था। अब जो पीक के आसपास में लू फैंग भी था वो भी ध्यान से देखता है क्योंकि ये फर्स्ट क्लास डिसाइपल था। गु होंगी ये भी देख रही थी कि युआन क्या करता है। तो देखा जाए तो सभी की नजरें युआन पे फोकस थी, और होंगी कहती है यार ये लड़का वीक भी है और इसकी किस्मत भी बुरी है। अब इधर युआन दिमाग लगाता है और चेन युआन से कहता है कि टीचर क्या मैं इसके प्रपोजल को यानी जो फाइट करने आया है उसे डिक्लाइन कर सकता हूँ। युआन को भी समझ में नहीं आता यानी चेन युआन को ये लौंडा चाहता क्या। फिलहाल प्रिंस युआन हंस के कहता है कि मेरे पास वैसे अधिकार तो है कि मैं डिक्लाइन कर सकता हूँ जैसा कि आपने बताया था, लेकिन अगर ये मुझे चैलेंज करना चाहता तो इसे मुझे पहले 30 जेनेसिस जेड पीसेस देने पड़ेंगे। लोग हैरान थे कि यार ये बंदा ये बेट लगा रहा है, इसे मालूम है ये हार जाएगा फिर भी। हानशान भी कहता है तुम क्रेजी हो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें 30 जेनेसिस जेड पीसेस दूंगा। युआन हंस के कहता है लगता है तुम हारने से डरते हो। हानशान सोचता है और कहता है ठीक है जैसा तुम कहो। युआन भी कहता है क्योंकि तुमने बैट लगा ही लिया और मान गए हो तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई जरूर करूंगा, और ये कहता है आ सकते हो फाइट करने के लिए। युआन को भी मालूम था जब तक ये फाइट नहीं करेगा, खुद को प्रूव नहीं करेगा, लोग आते रहेंगे इसे चैलेंज करने के लिए। अब यहाँ पर लू फैंग को दिखाया जाता है जिसके बगल में एक और फर्स्ट क्लास डिसाइपल था। वो इससे पूछता है कि लू फैंग तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। लू फैंग को इस फाइट में वैसा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर ये इसका मानना था कि शायद हानशान जीत जाएगा। हालांकि वो एवरेज है पर ये लड़का थोड़ा वीक है। लू फैंग की नज़र में ये दोनों बंदे काम के नहीं थे, मतलब बहुत नीचे मानता था ये। पर गु होंगी ये इस फाइट में थोड़ी इंटरेस्टेड थी क्योंकि युआन जो था इससे बिल्कुल भी पैनिक नहीं दिख रहा था। ये सोचती कि इसके पास कुछ एबिलिटी है। अब इधर हानशान ये अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जमीन पे अपने पैर को पटकता है और काफी तेजी से युआन की तरफ बढ़ता है। ये अपने 5 पंजों को मोड़ता है और एक मुक्का अटैक बनाता है और प्रिंस युआन की तरफ एक अटैक दे मारता है। युआन इसकी ऑरा को फील कर लेता है कि शायद ये अल्फा ओरिजिन की सेकंड लेयर में है। ये हंसता है कि शायद मैं पहले अगर होता यानी कि हाफ स्टेज पे नहीं पहुंचा होता तो शायद मुझे प्रॉब्लम भी होता, पर अब नहीं। ये तुरंत ही अपने गोल्डन जेनेसिस की को रिलीज करता है। इसके हाथों पर वो ड्रैगन स्केल्स या पाइथन स्केल्स जो भी बोल लो वो आने लगते हैं जो कि पर्पल कलर के थे, पर्पलिश गोल्ड, यानी कि शायद ये पीक की तरफ बढ़ रहे थे। एक सांप की वाली आवाज भी सुनी जा सकती थी
और इसकी जो ऑरा रिलीज होती है, यानी ऊपर में जो पाइथन दिखता है, उसको 2 सींग भी देखे जा सकते थे। और इस बार प्रिंस युवान भी आगे बढ़ता है और युवान अचानक से मानो गायब सा हो जाता है। लोग हैरान थे और पलक झपकते हानशान के करीब पहुंच चुका था कि यार इस लड़के की स्पीड क्या है, ये हाफ अल्फा स्टेज पे कैसे हो सकता है। इधर हानशान ये अपना टाइगर रोर माउंटेन सबडुइंग सील जो अटैक था उसे लॉन्च कर चुका था पंच के फॉर्म में, पर युवान बस ये नॉर्मल पंच यूज करता है जिसमें कि ओमनी पाइथन की का ऑरा था, साथ में इसका ड्रैगन स्केल्स उसका भी पावर। और जब ये दोनों के मुक्के टकराते हैं एक बजर्ग लेवल का एक्सप्लोजन होता है, मानो एयर ब्लास्ट हो रहा हो, और हानशान ये काफी पीछे जाके गिरता है, ऐसा गुलटिया मारते हुए गोल गोल। लोग शांत हो जाते हैं, एक अटैक और हानशान पीछे। लू फैंग जो कि बैटल पे ध्यान नहीं दे रहा था, इसकी आंखें बंद थी, अचानक से भी अवाक होकर देखता है। गु होंगी इसके चेहरे पर तो मतलब बोलो ही मत। लोगों को लगा था शायद ये फियर्स फाइट हो सकता है, ये युवान हार जाएगा, पर रिजल्ट कुछ और था। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।